हाइड्रोजनेटेड ऑयल और ट्रांस फैट, ये नाम तो सुना होगा आपने, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत से लोग कुकिंग ऑयल के बारे में वीडियो बनाते हैं और आपको डराते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोजनेटेड ऑयल और ट्रांस फैट का डिटेल साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे, ताकि आप अपनी नॉलेज को इन फैट के बारे में इंक्रीज कर सकें और आप अपने फूड को बिना डरे इंजॉय कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर। आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, इंडियाज नंबर 1 चैनल फॉर डायबिटीज़ एजुकेशन, जहां पर हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं, ताकि आप अपनी डायबिटीज़ को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकें या रिवर्स कर सकें। आजकल जो कई सारे फूड आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि बिस्किट या आप केक कहेंगे, पेस्ट्री, चॉकलेट, अगर आप इनके लेबल को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इनमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल ये वर्ड लिखा हुआ होगा। और इनके बारे में बहुत से लोग इन्फ्लुएंसर बात करते हैं और आपको डराते हैं कि ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आज हम डिटेल एनालिसिस करके इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये हेल्थ के लिए सही है या नहीं है। तो इनके बारे में जानने के लिए कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल और ये ट्रांस फैट क्या होता है, हम हिस्ट्री में जाते हैं। तो समझ लीजिए आज से 100-150 साल पहले जो ये फूड है, जैसे बिस्किट हुआ, केक हुआ, पेस्ट्री या चॉकलेट, ये सब वेस्टर्न फूड है। तो 100-150 साल पहले ये कैसे बनते थे? ये बनते थे एनिमल फैट से। तो एनिमल फैट क्या होता है कि जैसे बटर इज एन एनिमल फैट, और दूसरा गाय, भैंस, सुअर की चर्बी को भी एनिमल फैट के रूप में यूज किया जाता है। तो इसमें क्या करते थे कि जो जानवर होता था उसके मांस के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते थे, फिर उसको एक भगोने में डाल के हल्की आंच पे उसको गर्म करते थे। तो उसके अंदर जो फैट होता था मांस के अंदर, वो सारा का सारा फैट बाहर आ जाता था, और थोड़ी देर में जो मांस के टुकड़े थे उसको फिल्टर करके अलग कर देते थे, और जो नीचे फैट आता था उसको एनिमल फैट कहते थे। तो एनिमल फैट ही क्यों यूज होता था बिस्किट और केक बनाने में? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे हार्ड होता था। अगर मान लीजिए आप तेल से, जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर से, उससे बिस्किट या आप ये केक बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बनेगा। उसके लिए आपको सॉलिड फैट चाहिए होता है। तो जो सॉलिड फैट है वो मिलता था एनिमल फैट से। लेकिन सन 1900 के आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा, जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी, तो जो एनिमल फैट है उसकी डिमांड बढ़ने लगी, लेकिन प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं था। अब हमें एक ऐसे फैट की ज़रूरत थी जिससे बिस्किट, केक वगैरह आसानी से बनाए जा सकें और जो सस्ता भी हो। एनिमल फैट महंगा पड़ता था। तो उस समय जो यूरोपियन साइंटिस्ट थे, जो जर्मनी, फ्रांस वगैरह में रहते थे, उन लोगों ने एक नई टेक्निक बनाई, और वो टेक्निक बहुत यूनिक थी। उस टेक्निक से आप क्या काम कर सकते हैं, जो तेल, जो लिक्विड होता है, उसको सॉलिड फैट में कन्वर्ट किया जा सकता था। जस्ट लाइक जैसे कि अपना देसी घी होता है, उस तरीके से उसको कन्वर्ट किया जा सकता था। तो इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया हाइड्रोजिनेशन। सो हाइड्रोजिनेशन मेथड से वो लिक्विड तेल को सॉलिड फैट में कन्वर्ट कर सकते थे। तो ये हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो कुकिंग ऑयल है वो फैटी एसिड से मिलके बना होता है। उसमें बहुत सारे फैटी एसिड होते हैं, और फैटी एसिड जो है वो 3 टाइप के होते हैं। तो 3 फैटी एसिड, एक सबसे पहले हमने देखा सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें कार्बन की लंबी चेन है, लास्ट में एसिड ग्रुप लगा हुआ है, और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। फिर हमने देखा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें भी लंबी चेन है, कार्बन की, एसिड है, और सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। तो ये रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड दिखता है, लेकिन अगर आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो ये सॉलिड हो जाएगा। फिर तीसरा जो टाइप होता है वो होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें भी कार्बन की लंबी चेन है, एसिड है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड बहुत सारे होते हैं। तो इसकी खास बात क्या है कि ये रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है, और अगर आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख दोगे तो भी लिक्विड रहेगा ये। तो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस क्या होती है, अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने तेल लिया जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, डबल बॉन्ड इसमें ज़्यादा है। तो फिर हम इसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं नीचे से। जब हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर मेंटेन करना है, हाई प्रेशर मेंटेन करना है, और निकिल, ये एक मेटल जो है ये कैटलिस्ट होता है। तो ये जब हम ऐसा इन्वायरमेंट करते हैं तो हाइड्रोजन जब अंदर जाता है तो जो डबल बॉन्ड जो भी जहाँ भी उसको दिखाई देता है उसको ब्रेक करके वहाँ पे हाइड्रोजन चिपका देता है।
तो हाइड्रोजन चिपका देता है, तो जैसे जैसे इसमें सैचुरेटेड फैट की जो कंसंट्रेशन है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे जैसे बढ़ने लगेंगे वैसे वैसे ये सॉलिडिफाई होने लगेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे सॉलिड होता जाएगा होता होता जाएगा, और जब ये सारे के सारे जो डबल बॉन्ड है सब ब्रेक करके सारे सैचुरेट हो जाएंगे, हर जगह ये हाइड्रोजन एटम जब उसमें लग जाएगा, तब ये फुली सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह हम कहेंगे फुली हाइड्रोजिनेटेड ऑयल, या हम कहेंगे कि ये हाइड्रोजिनेटेड ऑयल है। तो ये जो हाइड्रोजिनेटेड ऑयल है, जहाँ पे सारे के सारे जो इसके कार्बन जो एटम्स हैं सारे सैचुरेटेड हैं, सब जगह हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, ये बहुत हार्ड हो जाता है। तो हार्ड ऐसा हो जाता है जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती जैसे हार्ड होती है ना, वैसे ये हार्ड हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, अगर ये जो फुली हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल को आप जनरली जैसे वनस्पति घी के नाम से जानते हैं, तो ये जो वनस्पति घी बना, हाइड्रोजनेटेड ऑयल बना, ये बहुत हार्ड हो जाता है। अब इससे अगर मान लीजिए केक बनाएंगे, केक तो एकदम पत्थर जैसा बनेगा, और वो पत्थर जैसा केक कौन खाएगा, क्योंकि केक हमें चाहिए तो सॉफ्टनेस चाहिए केक में, और अगर हमें वो चॉकलेट बनानी है तो चॉकलेट ऐसी कि मुंह में डालते ही वो मेल्ट हो जाए, मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर एकदम उसको मेल्ट हो जाना है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट टाइप के फैट की रिक्वायरमेंट होती है। तो साइंटिस्ट ने उसके लिए एक नया टेक्निक निकाला। उन्होंने कहा कि भाई हमने ये तेल लिया, इसमें हाइड्रोजन गैस पास की, अगर मान लीजिए हम एक हाइपोथेटिकल फिगर लेते हैं कि 5 मिनट हम इसमें हाइड्रोजन गैस पास ऑन करेंगे तो ये बटर जैसा सॉफ्ट हो जाएगा, और मान लीजिए अगर हम इसमें 10 मिनट हाइड्रोजन गैस पास करेंगे और हार्ड हो जाएगा, और अगर हम 20 मिनट कंटिन्यूसली हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो एकदम ये इतना हार्ड हो जाता है जैसे मोमबत्ती जैसा हार्ड। तो इसलिए उन्होंने एक नई टेक्निक इसको नाम दिया, इसको कहा कि पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। तो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन मेथड में क्या करते थे कि थोड़ी देर के लिए हमने उसमें हाइड्रोजन पास किया, कुछ जो डबल बॉन्ड थे उनको ब्रेक करके वहां पे हमने हाइड्रोजन एटम लगाया, तो उससे जो तेल था वो सॉलिडिफाई हो गया, और डिफरेंट हाइड्रोजिनेशन के लेवल पे डिफरेंट हार्डनेस का फैट हम बना सकते थे। तो अगर मान लीजिए हमें बिस्किट बनाने के लिए अलग फैट चाहिए तो वो अलग बना लिया, हमें चॉकलेट के लिए एकदम नरम वाला चाहिए तो हमने चॉकलेट के लिए वो नरम वाला बना लिया, अगर हमें केक के लिए दूसरा चाहिए तो हमने दूसरा बना लिया। तो डिफरेंट लेवल ऑफ हाइड्रोजिनेशन से डिफरेंट हार्डनेस ऑफ फैट मिलते थे, जो डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट को बनाने में काम आते थे। तो ये टेक्निक 1910 के आसपास जो है डेवलप हो गई थी। तो 1911 में दुनिया में सबसे पहली बार P&G कंपनी ने अमेरिका में क्रिस्को नाम से ये एक वेजिटेबल फैट निकाला, या कहीं हाइड्रोजनेटेड फैट निकाला, और लोगों को बताया कि जो भाई आप एनिमल फैट से जो काम करते हैं वो काम आप इससे कर सकते हैं। और इसका एडवांटेज एक तो ये था कि ये बहुत सस्ता था, एनिमल फैट महंगा था, ये एकदम सस्ता था। दूसरा एडवांटेज ये था कि हर बार आपको सेम एनिमल फैट नहीं मिलता, क्योंकि जैसा एनिमल खाना खाता है वैसे उसका फैट बनता है और वैसे उसकी स्मेल होती है। तो हर एक एनिमल से डिफरेंट टाइप का फैट निकलता था, तो उससे कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती थी। और जो ये लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट हैं या जो बड़े ब्रांड हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, कि आज खाया तो भी सेम लगे, 2 साल बाद खाया तो भी सेम लगे, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन एनिमल फैट यूज़ करने से यूनिफॉर्म प्रोडक्ट नहीं आता था। तो जो ये क्रिस्को इन्होंने लॉन्च किया, क्रिस्को से यूनिफॉर्म आता था प्रोडक्ट हमेशा, और सस्ता भी था, तो सभी लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। और हमारे हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो 1937 में जो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, इन्होंने सबसे पहली बार ये डालडा घी लॉन्च किया था। और डालडा घी इमीडिएटली आते ही बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि हमारी इंडिया उस टाइम पे वैसे ही गरीब कंट्री थी, और जो एनिमल फैट है, घी, ये सब हम लोग यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि इनकी कॉस्ट ज़्यादा थी। और एनिमल फैट जो लाड और टेलो, जो गाय भैंस की चर्बी है, वो तो हमारे यहाँ रिलीजियस रीज़न के कारण वैसे भी यूज़ नहीं होता था। तो इसलिए जो डालडा घी जैसे ही आया वो इमीडिएटली बहुत पॉपुलर हो गया, और सब लोग उसको यूज़ करने लगे कि भाई घी जैसा इसमें मज़ा आता है और रेट एकदम कम है इसका। फिर धीरे धीरे इसका जो यूसेज है अक्रॉस द ग्लोब बढ़ने लगा। जितना भी बेकरी इंडस्ट्री है वो सब ये हाइड्रोजनेटेड फैट यूज़ करता है। तो फिर आया समय 1970 के आसपास का। तो 1970 में जो डॉक्टर अंसल कीस थे, उनका जो 7 कंट्री स्टडी जो ट्रायल था, जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसमें उन्होंने कहा कि भाई जो कोलेस्ट्रॉल है वो हार्ट डिसीज़ का मेन कारण है,
और जो ये एनिमल फैट है, इसमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल होता है और कोलेस्ट्रॉल होने से जो हार्ट डिसीज़ का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हम कम कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाना चाहिए। तो जैसे ही ये स्टडी आई, जो ये वेजिटेबल ऑयल वाली जो इंडस्ट्री थी, ये एकदम खूब बूम करने लगी। और इससे मुझे शक भी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वेजिटेबल ऑयल वाली इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसमें रही हो। एनीवे, चलिए जो भी रहा हो, अब धीरे धीरे लोग इसको यूज़ करते रहे, तो 1990 के आसपास का समय आया और 1990 में साइंटिस्ट ने ये देखा कि अगर आप ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल ज़्यादा लंबे समय तक रेगुलरली यूज़ करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जबकि इसमें तो कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, फिर भी कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, इस पे स्टडी कर रहे थे साइंटिस्ट। तो उन्होंने देखा कि जो ये पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो यूज़ कर रहे हैं कि भी कभी 10 मिनट हाइड्रोजन पास किया, 20 मिनट हाइड्रोजन पास किया, तो इस प्रोसेस से इसमें डिफरेंट टाइप का फैट प्रोड्यूस होता है, उसको उन्होंने कहा ट्रांस फैट। अब ट्रांस फैट कैसा होता है उसको हम देखें। तो ट्रांस फैट के लिए एक जो पहली कंडीशन है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, अगर डबल बॉन्ड नहीं होता ट्रांस फैट नहीं होगा। तो डबल बॉन्ड वाला कोई एटम आप देखेंगे जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो डबल बॉन्ड ये दो तरीके से इसमें अरेंजमेंट हो सकता है, एक को कहते हैं सिस और एक को कहते हैं ट्रांस। तो सिस में क्या है कि दोनों जो हाइड्रोजन एटम है वो एक ही साइड में, और ट्रांस में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम एक दूसरे किनारे पे, एक दूसरे किनारे पे। तो ये जो ट्रांस फैट है ये क्या काम करता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो फिर कोलेस्ट्रॉल वाली थ्योरी की भी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट ब्लॉक होंगे, आर्टरीज ब्लॉक होंगी और उससे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा। वही कोलेस्ट्रॉल वाली पुरानी थ्योरी जो अंसल कीस ने बताई थी वो फिर दोबारा लेके आ गए। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि जो ट्रांस फैट है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो पार्शियल हाइड्रोजनेशन की टेक्निक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक थी, क्योंकि डिफरेंट फूड प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट हार्डनेस के फैट की ज़रूरत थी, और वो पार्शियल हाइड्रोजनेशन से ही पॉसिबल था। तो उस समय के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक नई टेक्निक निकाली, और नई टेक्निक डेवलप करके उसको उन्होंने नाम दिया इंटर एस्टरिफिकेशन। तो इस टेक्निक से आप डिफरेंट हार्डनेस के फैट बना सकते थे और उसमें ट्रांस फैट भी प्रोड्यूस नहीं होता था। तो उस टेक्निक को समझते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें वो होता है हाइड्रोजनेशन। हमने एक वेजिटेबल ऑयल लिया, उसमें खूब देर तक हाइड्रोजन गैस पास की, जिससे कि एक भी डबल बॉन्ड ना बने। अब जब डबल बॉन्ड ही नहीं होगा तो ट्रांस फैट ही नहीं होगा। तो जो फुली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है इसमें कोई ट्रांस फैट नहीं होता, जीरो एकदम ट्रांस फैट होता है। लेकिन समस्या बस ये है कि ये मोमबत्ती जैसा हार्ड होता है। तो फिर उन्होंने क्या काम किया कि पहले तो ये फुली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल बनाया, फिर इसको गर्म किया, गर्म करके इसमें लिक्विड जो तेल था वो तेल मिला दिया। तो सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन बना दिया ताकि हार्डनेस को एडजस्ट किया जा सके, और इसमें एक छोटा सा केमिकल प्रोसेस लगाया जाता है ताकि दोनों आपस में आराम से मिक्स हो जाए। तो ये जो केमिकल प्रोसेस है इसको इंटर एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो इंटर एस्टरिफिकेशन मेथड है, इससे डिफरेंट हार्डनेस के फैट तैयार किए जा सकते थे और उसमें ट्रांस फैट भी नहीं होता था। तो ये नया मेथड आया, ये साइंटिस्ट ने गवर्नमेंट को बताया। फिर कुछ सालों बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक गाइडलाइन दी। तो उन्होंने कंट्रीज़ को दो ऑप्शन दिए कि आप अपने देश में दो चीज़ें लागू कर सकते हैं। तो एक तो इन्होंने कहा कि जो पार्शियल हाइड्रोजनेशन की टेक्निक है इसको आप बैन कर दो। तो अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इन लोगों ने ये पहला जो मेथड था ये इन्होंने चूज़ किया। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कंट्री में ये रूल लगा दो कि जो आप फैट किसी भी मेथड से बनाओ लेकिन उसमें ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए। तो वो 2% से नीचे ट्रांस फैट उन्होंने कहा कि चल जाएगा, इससे ऊपर होगा तो आप नहीं चला सकते। तो इंडिया ने ये दूसरा वाला मेथड यूज़ किया, क्योंकि अल्टीमेटली जो गोल था वो तो यही था ना कि भाई हमें ट्रांस फैट कम करना है। तो मेरे ख्याल से तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन साइंटिस्ट ने ज़्यादा बढ़िया काम किया। उन्होंने कहा कि भाई तुम फैट कैसे भी बना लो लेकिन उसमें 2% से ज़्यादा ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए, और अगर वो 1% से नीचे रहता है तो उसको ट्रांस फैट फ्री का दर्जा दिया जा सकता है। तो ये वाला जो सिलेक्शन था मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि जब आप पार्शियल हाइड्रोजनेशन के मेथड से जब आप फैट बनाते हैं तो कम से कम 10% तो ट्रांस फैटी एसिड उसमें पैदा होता है। 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, लेकिन 10% से कम ट्रांस फैट पैदा नहीं होगा अगर आपने पार्शियल हाइड्रोजनेशन की टेक्निक यूज़ की। तो जब ये रूल बना दिया कि 2% से नीचे ट्रांस फैट होना चाहिए, तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया,
क्योंकि उस मेथड से 2% से नीचे रखना पॉसिबल नहीं था। तो आप आजकल देखिए कि जितने भी सोशल मीडिया पे लोग आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिफाइंड ऑयल है इसमें ट्रांस फैट होता है, हार्ट के लिए खतरा है, कोलेस्ट्रॉल है, तो भाई साहब उनको थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है। वो ट्रांस फैट अब पुराने जमाने की बात होगी। अब गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो, चाहे हाइड्रोजनेटेड ऑयल हो, चाहे कुछ भी ऑयल हो, उसमें 2% से ज़्यादा ट्रांस फैट नहीं हो सकता। इवन कोई फूड प्रोडक्ट है उसमें भी 2% से ज़्यादा ट्रांस फैट नहीं हो सकता। तो ट्रांस फैट अब पुराने ज़माने की बात हो गई। अब जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो बना रही हैं वो ज़्यादातर ट्रांस फैट फ्री बनाती है। क्यों? क्योंकि ट्रांस फैट फ्री का जब आप ठप्पा लगा देते हैं, एक तो उससे आपको कॉस्ट ज़्यादा मिल जाती है, मतलब आप ज़्यादा प्राइस पे बेच पाते हैं, और आपका खर्चा कुछ खास उसमें बढ़ता नहीं है। मतलब कि आपको 2% के नीचे वाला बनाना है या 1% के नीचे वाला बनाना है, सेम ही फैक्ट्री है, सेम इक्विपमेंट है, थोड़ा सा प्रोसेस और आगे बढ़ा दें तो 1% से नीचे आ जाता है, और उसकी जो आपके जो रेवेन्यू जनरेशन है वो ज़्यादा होता है। तो आजकल जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो भी बना रही है वो ट्रांस फैट फ्री बनता है। अब मुद्दा इस बात पे आ गया कि क्या ये हेल्थ के लिए सही है या नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बिस्किट, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट क्या हमारे डाइट के लिए बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है? अगर हम इसको डाइट में से हटा ही दें तो क्या हमारा काम नहीं चलेगा? बिल्कुल चल सकता है। तो मेरा जो स्टैंड है वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल के लिए ये है कि ये न्यूट्रल है, ना तो ये हेल्दी है ना ये अनहेल्दी है। तो अनहेल्दी क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी हीट स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप अपने घर में भंडारा कर रहे हैं, तो भंडारा कर रहे हैं तो सुबह से दोपहर तक भंडारा चलता है और आप उसमें कंटिन्यूअसली पूरियां तलते रहते हैं। अब पूरियां किस तेल में तले? तो पूरियां आप कोल्ड प्रेस ऑयल में तो तलेंगे नहीं, क्योंकि वो फटाफट जो है सारा वो डैमेज हो जाएगा, कोल्ड प्रेस ऑयल हीट होती है। अब रिफाइंड ऑयल में आप पूरियां तल सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल वनस्पति की, उसमें पूरियां तल सकते हैं। तो अगर आपको रिपीटेडली हीटिंग करनी है तो उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास वो है हाइड्रोजनेटेड ऑयल वनस्पति घी। वनस्पति घी को अगर आप बार बार भी हीट करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो अगर भंडारे की पूरियां बनानी है तो आपको हाइड्रोजनेटेड ऑयल यूज़ कर लेना चाहिए। मान लीजिए आपको हेल्थ के लिए फैट चाहिए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि डायरेक्ट नट्स एंड सीड्स खाएं, तो डायरेक्ट सोर्स से आपको फैट मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ले, कोल्ड प्रेस ऑयल ले और उनको ड्रेसिंग के लिए यूज़ करें। तो यहाँ ये जो फैट है ये न्यूट्रिशन के लिए आ रहा है, लेकिन जहाँ पे आपको हीट ट्रांसफ़र करना है, कुकिंग करनी है, या कुछ कलिनरी यूजेस हैं जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो वहाँ रिफाइंड ऑयल या हाइड्रोजनेटेड ऑयल ये आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि इससे प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा बनता है। और जो इंडस्ट्रियल फूड प्रोडक्ट है उसमें इनका यूजेस इसीलिए होता है क्योंकि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, शेल्फ लाइफ इसके कारण बनी हुई रहती है। एनीवे, सो जो मेरे हिसाब से जो मेन जो प्रॉब्लम है वो हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, जो ये सारी प्रॉब्लम है वो फैट के कारण नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हम बिस्किट बना रहे हैं, तो बिस्किट बनाने का क्या सिंपल टेक्निक हम ले लेते हैं। उसमें 60% मैदा होगा, 20% उसमें चीनी होगी और 20% उसमें फैट होगा। तो अब आप इसको देखें, इससे आप बिस्किट बनेंगे तो बिस्किट में ज़्यादा क्या है भाई? ऑलमोस्ट 80% तो सारा कार्बोहाइड्रेट ही हो गया ना उसमें। तो जो इसका जो खतरा है वो शुगर से है, कार्बोहाइड्रेट से है, फैट से नहीं है। तो आप देखेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगी? जब आपकी डाइट का ग्लूकोज लोड ज़्यादा बढ़ेगी। तो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको देखना चाहिए अपनी डाइट में वो है ग्लूकोज लोड, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज लोड से ज़्यादा इंसुलिन बढ़ेगा, ज़्यादा इंसुलिन बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अब आप फैट खाओ या ना खाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये ट्रांस फैट फ्री है या ट्रांस फैट वाला है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये इस बात पे फ़र्क पड़ रहा है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगा, उतना ज़्यादा आपको कार्डियक रिस्क डेवलप होगा। तो इसलिए अगर आप हेल्दी डाइट चाहते हैं तो हेल्दी फूड जो नेचुरल इन्वायरमेंट में होते हैं उनको खाएं, और मेन जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि अपनी डाइट का ग्लूकोज लोड कम रखना है, अपनी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम रखनी है, अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम रखना है। अगर आप ये इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं तो थोड़ा बहुत केक खा लिया, थोड़ा बहुत बिस्किट खा लिया, उससे कोई बहुत ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो इसलिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपनी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके रखें, अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करके रखें और अपनी डाइट का ग्लूकोज लोड कम करके रखें। अगर फैट से रिलेटेड और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए और मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस कुछ बता दूंगा आपके लिए। थैंक यू। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabecsy.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं।